देखिए, इस लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उसके बाद प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रियम्बल में क्या कहा गया है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस जो होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको क्या जानना चाहिए, क्या ऐसा प्रश्न है जो उन्हें पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, वो जानना जरूरी है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बहुत सारी जानकारी और भी कहीं मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो फोकस होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और लॉ स्टूडेंट के हैसियत से आप इन तमाम क्वेश्चंस को जानना चाहिए आपको एक्चुअली। तो सबसे पहले हम एक बार इस प्रियम्बल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट और यूं कहें कि विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान का ये प्रियम्बल है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत ही ताकतवर। और आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी संविधान का ये छोटा सा प्रियम्बल हम यहाँ पे वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि वो हमारे कंट्री का है। बाकी पूरे विश्व में इस तरीके की बात कहीं नहीं कही गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर क्या है और इस प्रियम्बल से आपको क्या सीखना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, यह भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वैसे लोग जिनको प्रियम्बल याद नहीं है, कोशिश ये कर लें कि वो प्रियम्बल को याद कर लें। ठीक है, आज याद कर लें, 10 दिन के अंदर याद कर लें, लेकिन याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन यदि इस पे बेस्ड आएगा तो वो नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोवरेनिटी है वो किस पे लाई कर रहा है, वो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी पे, लोगों पे लाई कर रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इसको सीक्वेंस वाइज, पहला पॉइंट नोट कीजिए। ये जो लिखा हुआ है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसको आप अरेंज करें सही सीक्वेंस में, तो कैसे करेंगे? जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं करेंगे। सारा वर्ड यदि पता हो फिर भी वो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, गलती कर देंगे, क्योंकि आपको सीक्वेंस ही नहीं पता होगा। कई दफा ऐसा पूछा गया है कि सीक्वेंस में बताइए, वो चारों पांचों वर्ड दे दिया, उसके बाद उन्होंने अरेंज कर दिया है अलग अलग तरीके से, नीचे 4 ऑप्शन बना करके, और उसमें एक टिक करना है। क्या करोगे? नहीं जानोगे तो नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ेगा मजबूरन में, 5 नंबर का नुकसान होगा। ऐसा नहीं करें, इसको याद कर लें। तो कैसे याद करेंगे? सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन, ठीक है। उसके बाद हम ये बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाता है। ये जो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये जो है, इसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। आप में से कोई है ऐसे जो बता सकते हैं कि वो कौन कौन सा वर्ड है और कब जोड़ा गया है? sovereign और democratic republic 42 amendment। ठीक है, सर ठीक है। सोशलिस्ट सेकुलर और सर इंटीग्रेटेड सेकुलर, सर सोशलिस्ट। अब अब देखिए, आप इतने लोग हैं लेकिन आपका सारे लोगों का जो जवाब है वो वेरी कर रहा है, लेकिन आंसर तो एक ही है। ये गलती नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में। सेकुलर सोशलिस्ट और सेकुलर इंटीग्रिटी, सेकंड अमेंडमेंट में हुआ था। अब यहाँ ये तीन नीचे देखिए, इंटीग्रिटी की बात हमने अभी करी ही नहीं है, मैंने सिर्फ इस लाइन में आपसे पूछा है, तो आप इंटीग्रिटी की बात मत करें। यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे नीचे देखिए, सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या जोड़ा गया है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो पहले था क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन अब क्या जोड़ा गया है? सेकुलर और सोशलिस्ट, ठीक है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो पहले था ही। देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए, सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 फॉर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन सेकुलर और जो सोशलिस्ट वर्ड है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। ये पहला नहीं, दूसरा प्रश्न हो गया। पहला तो मैंने ये बताया था कि सीक्वेंस का है, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया कि कब जोड़ा गया है, 1976, कौन सा? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, आप गलती नहीं करेंगे। गलती करेंगे तो फिर वही 4 4 5 5 नंबर करके फिर वो मिस हो जाएगा आपका ये एग्जाम।
ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो भारत के प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है, वो जस्टिस कितने तरीके का है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि जस्टिस, सबको पता है कि जस्टिस लिखा हुआ है, लेकिन जस्टिस कितने तरीके का है यहां पे चेक कीजिए। जस्टिस कितने तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके का है ना। तो आप लिखेंगे भाई साहब 3 तरीके का है। कौन कौन, यदि पूछ दिया जाए तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप इसको इस तरीके से पढ़िए। 3 क्वेश्चन मैंने यहां पे बता दिया है कि जस्टिस कितने तरीके का है। ठीक उसी प्रकार से ये पूछा जाएगा कि लिबर्टी जो यूज किया गया है प्रियम्बल में, वो कितने तरीके का है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 1 2 3 4 5 तरीके का है या नहीं है। कितने तरीके का लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस तरीके से पढ़िए। ये छोटा जरूर है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान का एक प्रस्तावना है ये छोटी बात नहीं है। इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, स्पिरिट को समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इक्वालिटी की बात होगी। कौन कौन तरीके के इक्वालिटी यहां पे दिया गया है, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी 2 तरीके का इक्वालिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से याद कर लीजिए। फर्टर्निटी की बात कर रहे हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब फिर से यहाँ पे देखिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन दोबारा जोड़ा गया है, पहले नहीं था। ये सेकंड वाला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, यहाँ पे पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया, ये भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। पता नहीं कितना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 6-7 तो हो ही गया होगा। ये सब बात को यदि आप ढंग से कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे, मैं गारंटी करता हूं कि कोई भी प्रश्न इससे ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में हम आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली this week of 6th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये constitution बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रोबेबली ये 1943 में 46 में किया गया था, और लगभग 3 साल के बाद संविधान सभा ने इस पूरे संविधान को बनाया और देश को समर्पित कर दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये लागू अभी नहीं हुआ है, लागू ये 26 जनवरी 1950 को होगा। बन करके तैयार हो गया 1949 को, देश को समर्पित कर दिया गया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। तो लागू कब होगा, 1950 में, जब 26 जनवरी की हम बात करेंगे। तो ये छोटा सा प्रस्तावना है, लेकिन कम से कम ये 10 सवाल अपने आप में समेटे हुए हैं। एक और सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आता है। मैं ये इसका आंसर जानबूझ करके नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा रिसर्च करें। ये जो सवाल है वो आप होमवर्क के तौर पे लें, और इसको जब भी घर में आपको समय मिले वो आप वहां से देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल है या नहीं। क्या प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। वो यस और नो में जवाब मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे नहीं दें, आप पूरा सीक्वेंस बताएंगे कि हाँ इस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर वैसा कौन सा केस था जिसमें यह कहा गया कि नहीं नहीं जो पहले मैंने बोला था वो गलत था। अब मैं ये बता रहा हूं कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केस का नाम आप इसको रिसर्च करेंगे, मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं, आप रिसर्च करेंगे घर जाकर के। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है। अब हम डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बट द कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड, संविधान दिवस से रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस। अब ये संविधान दिवस की बात यहाँ पे कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसको संविधान दिवस कहा जाता है। इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। आज कितना तारीख है, आज 26 है ना, इसीलिए 26 नवंबर एवरी ईयर टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26 January 1950। अब ये सब डेट को याद कर लीजिए, कब इनेक्टमेंट हुआ, कब इफेक्ट में आया, ये सब इंपॉर्टेंट है और इसको आप गलती इसमें नहीं कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate 26th day of November every year as Constitution Day to promote constitution values among citizen. अब ये बात क्वेश्चन आएगा कि कब से ये मनाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए 19 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, जिसमें ये कहा गया है कि अब से 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे में मनाएंगे, और इसमें जितने भी गवर्नमेंट पोजीशन पे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, वो संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते हैं और शपथ लेते हैं कि वो संविधान को फॉलो करेंगे। अब वो फॉलो करते हैं एक्चुअल में नहीं करते हैं वो जग जाहिर है, आपको दिख रहा है, लेकिन फिर मैं अभी ऑफिशियल बात कर रहा हूं तो फिर ऑफिशियली ही बात करूंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। मैंने बोला था आपको 46 में 1946 में बना था। द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। अब कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। ये सब याद कर लीजिए, कोई भी मौका नहीं देना है कि वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे और आप गलत करें, कोई भी मौका नहीं देना है, ठीक है। द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन द December 9, 1946 एंड इलेक्टेड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट, जब पहली सभा का यहाँ पे मीटिंग हुआ था संविधान सभा का, तो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट माने गए थे। बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। On December 11, 1946, the Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the permanent chairman। ये प्रोविजनल थे, अब परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए 2 दिन बाद, जो है 11 दिसंबर 1946 को। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप 13 कमिटीज। कितने कमिटीज थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में? तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप 13 committees for framing the constitution including a drafting committee। most important committee कौन था drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। तो हम जो ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान बनाया, वो बात ठीक है, लेकिन आपको यह बात जान करके आश्चर्य होगा कि इसके जैसा और भी 12 कमेटियां थी जो अलग अलग काम कर रही थी। हालांकि ड्राफ्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको लिखना किस तरीके से लिखना है, क्या आकार देना है, क्या वर्ड यूज करना है, ये बहुत टफ काम है। और इसीलिए यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त पर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन प्रेसिडेंट की यदि हम बात करेंगे, यदि हम पूरे संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, गलती मत करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, on the basis of the report of these committee, a draft of the constitution was prepared by a 7-member drafting committee। 7-member drafting committee के कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। तो ये जो अलग अलग 12 और कमिटियां थी, ये रिसर्च करती थी, रिसर्च करके ये ड्राफ्टिंग कमेटी को देती थी अप्रूव करके, और वहां पे फिर ड्राफ्ट का काम होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यह बात जान करके आपको आश्चर्य होगा, आपको प्राइड फील करेंगे, आप प्राउड होगा आपको कि ये जो हमारा संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, इस इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। इसके बारे में हम जानकारी बाद में आपको देंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल है और कैसे कैसे पार्ट्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्ड है। धीरे धीरे हम एडवांस लेक्चर में इसकी बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट typeset or printed but was handwritten and calligraphic in both English and Hindi। अब ये भी बात जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रिंट नहीं करा गया है, ये हाथ से लिखा गया है। जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना, हाथ से लिखते हैं, वैसे ही ये हाथ से लिखा गया है। आपको जान करके ये जरूर आश्चर्य होगा, हाथ से, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में लिखा गया है हाथ से, ठीक है। जो मेन प्रिंट की हम बात कर रहे हैं, जो मेन उसका कॉपी है संविधान का, उसकी बात कर रहे हैं। बाद में प्रिंट हो गया वो अलग बात है। मैं जो पहली बार जो लिखा गया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इट वॉज इंटायरली हैंड क्राफ्टेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ द शांति निकेतन। अब पूछा जाएगा कि कहाँ के आर्टिस्ट के द्वारा संविधान जो है उसको हैंडक्राफ्ट किया गया था? शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे। ये सब जानकारी आप रखिए एज ए लॉ स्टूडेंट के हैसियत से ये जानकारी होनी चाहिए, कहीं भी जरूरत पड़े तो कम से कम इतना बता सकें आप, ठीक है।
अब कह रहा है कि इट वॉज इंटायरली हैंड क्राफ्टेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन अंडर द गाइडेंस ऑफ आचार्य नंदलाल बोस। नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य नंदलाल बोस विद द कैलीग्राफी टेक्स्ट डन बाय द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन दिल्ली। दिल्ली में बनाया गया। कैलीग्राफी कौन किए थे? ये प्रेम बिहारी नारायण साहब ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द ओरिजिनल कॉपीज, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर केप्ट, कहां पे है? इन स्पेशल हीलियम फील्ड केस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में रखा गया है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कहां पे है? सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में, हाई कोर्ट के लाइब्रेरी में, या पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में, या प्रेसिडेंट हाउस में? तो ये सब आप ध्यान में रख लीजिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द डिपिक्शन ऑफ द फेज of scene from India's national history. At the beginning of each part of the constitution, Nandlal Bose has depicted a phase or scene from India's national experience and history. वो जो उन्होंने आर्ट बनाया है वो नेशनल इंडियाज नेशनल एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो मेन प्रिंट है उस पे हर पेज पे कुछ ना कुछ किया गया है, नक्काशी किया गया है वहां पे। द आर्ट वर्क एंड इलस्ट्रेशन 22 है, टोटल 22 पार्ट है, इसलिए rendered largely in the miniature style, represent vintages from the different periods of history of the India subcontinent, ranging from the Mohenjo-daro in the Indus Valley, Vedic period, Gupta and Maurya empires, and the Mughal era to the nation freedom movement. By doing so, Nandlal Bose has taken us through a veritable pictorial journey across 4000 years of rich history, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट। तो ये चीज है, मुगल से लेकर के, वैदिक पीरियड से लेकर के, इंडस वैली से मोहनजोदारो, सारी चीजों का डिपिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन जो कॉपी है, जिसको हैंड रिटन बनाया गया है, उसमें आपको नक्काशी मिलेगी। और इस तरीके से यदि आप उसको देखेंगे तो आपको 4000 वर्ष का इतिहास आपको उससे झलक में आ जाएगा, उस पिक्चर को देख करके। वर्डिंग्स को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ पिक्टोरियल की बात मैं कर रहा हूं जो मेन कॉपी है। चलिए आगे देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट कस्टोडियन। मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी के बारे में देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज इन देम दैट द सोवरेनिटी वेस्ट एंड इट इज इन देयर नेम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। द क्योंकि शुरुआत में था ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इस तरीके से प्रेसिडेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, तो भारत के लोग आंसर जाएगा। ये गलती आप नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर जब भी आएगा। ठीक है, it is them that the sovereignty vests and it is in their name that the constitution was adopted. The constitution empowers the citizen, but the citizens too empowers the constitution by following it. By adhering to it, by protecting it, and by preserving to make it more meaningful and with words and deeds. The constitution is nobody's preserve, it is and it is everybody's preserve. तो कह रहा है कि हमारा ये दायित्व है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को संरक्षित करें, उसे प्रोटेक्ट करें, उसे प्रिजर्व करें, कि और जब भी जरूरत पड़े उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज हमको करना पड़े उसको हम करें, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको खत्म होते ही हमारे देश की सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे तमाम अलग अलग तंत्र को, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन को बाइंड करके रखा है। एक बार ये लूज पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। और मुझे यह बताते हुए बहुत दुख होता है कि कई बार हमारी गवर्नमेंट खुद जो यह शपथ लेती है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगी और उसको फॉलो करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करने का प्रयास करते हैं। आपको इतिहास में मैं कभी और ले चलूंगा जहां पे ऐसे कई बार प्रयास किए गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जनता पे रूल करे और ये कॉन्स्टिट्यूशन लगातार उनके बीच में आकर के हम तमाम जनता को प्रोटेक्ट करता है। इसका अंदाजा अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बाय स्पिरिट, जब आप लॉ में आएंगे, जब आप LLB का पढ़ाई करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे, तब इसकी अहमियत का अंदाजा आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको, हमें, हर सिटीजन को जो गवर्नमेंट का जो एट्रोसिटीज है उससे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि यदि ये बुक नहीं होता तो कब का हम लोग खत्म हो गए होते। तो ये चीज आपको रियलाइज बाद में होगा, आप थोड़ा पेशेंस कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। When the constitution was adopted in this year 1949, there were no
no provisions regarding the fundamental duties to the citizen, though there was a part 3 for fundamental right. जो fundamental duties है, जो कि हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वो शुरुआती संविधान में नहीं था, बाद में ऐड करा गया है, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट की बात यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। 42nd, अब बाद में इतना देर से आ रहे हो आप लोग। The fundamental duties of the citizen were added to the constitution by 42nd amendment 1976 upon the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये सब ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐसा हुआ है, that was constituted by the government. The committee suggested that the step needed to be taken to ensure that the individual did not overlook his duty while in exercise of his fundamental right. तो ये कहा गया कि जब फंडामेंटल राइट है तो ऑब्वियस सी बात है सिटीजन्स को भी कुछ ना कुछ ड्यूटी दिया जाए ताकि एक बैलेंस बना रहे। ऑल्दो ये बात भी सही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब यदि कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट एज अ राइट है हमारा, यदि मेरा फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करता है तो हमारे पास राइट्स है कि हम कोर्ट्स में जा सकते हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम कभी और चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमें इतना समझना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड करा गया। आप एक बार कंफर्म करें कि आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, एक बार कंफर्म कीजिए, मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप माइक ऑफ करके ही रखें, आपके तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ये तो हो गया, उसके बाद है बाय ये तो हो गया ना ये चीज, हाँ ठीक है। बाय वे ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 अ न्यू चैप्टर 4A, अब ये सब चैप्टर का नाम याद कर दीजिए, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली one article 51A was added which dealt with a code of 10 fundamental duties for citizen। 10 था, बाद में एक और जोड़ा गया है। fundamental duties are intended to serve as a constant reminder of every citizen that while the constitution specifically conferred on them certain fundamental rights, it also requires citizens to observe certain basic norms of democratic conduct and democratic behavior because राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। आप यदि ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, पहले ही सेमेस्टर में ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है, उसमें आपको राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये आसान लगता है लेकिन आपको समझ में बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और बात देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या है। द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ब्रॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइन विद द आर्टिकल 29(1) of the Universal Declaration of the Human Rights and with the provisions of several modern constitutions of the other countries. The concept of fundamental duties was taken from the USSR. आप इसको ध्यान से कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट जो है वो कहां से लिया गया था, यूएसएसआर, और भी तमाम तरीके का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है, आप इसको सर्च कर लीजिए। ये भी आपका होमवर्क नंबर 2 है कि जो फंडामेंटल राइट्स या फिर अलग अलग पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहां से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है, मतलब कौन से कंट्री के संविधान से लिया गया है, यूएस से, यूके से, कहां से लिया गया है। तो ये चीज आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए और तमाम चीजों के बारे में लिखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में, और वो कहां से लिया गया है वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आपका 2 होमवर्क मैंने यहाँ पे दे दिया है, दोनों यदि आप कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे ढंग से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज वर्ड टू वर्ड आपको बताया जाए, कुछ होमवर्क मैं दूंगा, यदि जो सिंसियर होंगे वो करेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये चीज अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर essentially taken from the Indian tradition, mythology, religions and the practices. Essentially these were the duties that are the codification of the task integral to the Indian way of life. तो ये चीज अब फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं बताऊंगा, किसी और लेक्चर में मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं संविधान दिवस के दिन मैं ये सोचा कि कुछ आपको बताया जाए, कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और हर किसी व्यक्ति को कम से कम जो लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लॉ एस्पिरेंट हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं,
या फिर जजेज हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने इस छोटे से लेक्चर में बताने का प्रयास किया है। कुछ चीज जो होमवर्क मैंने दिया है वो भी जरूरी है। आप जैसे ही वो पूरा का पूरा होमवर्क करेंगे आपका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन जाएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन संविधान दिवस के ऊपर या फिर प्रियम्बल के ऊपर रहेगा तो शायद सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। तो आप नोट्स बना लीजिए और यदि डाउट्स कुछ होगा तो फिर कभी हम और कर लेंगे। और फिर अब मैं आपको अभी नहीं 3 तारीख के बाद ही मिल पाऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से कहीं जा रहा हूं, तो 3 तारीख के बाद ही मैं मिल पाऊंगा। जो भी क्लासेस होगा हम बाद में लगातार क्लास कर लेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद ही होगा, 3 दिसंबर के बाद में। आप ये कंफर्म कीजिए कि आपको समझ में आ गया, कुछ नया चीज सीखे हैं इस वीडियो से या नहीं सीखे हैं, आप मुझे बताइए एक बार कंफर्म कीजिए। आप सीखे हैं इस लेक्चर से कुछ नया चीज? हाँ जी सर, काफी कुछ सीखा है? ठीक है। यस सर। तो इसी तरीके से यदि हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो अभी 3 से 4 मंथ है, उसमें कम से कम आधा लॉयर आप बन जाएंगे, इतनी जानकारी आपके पास हो जाएगी। बस ये है कि आप एक सही डायरेक्शन में चलें। समझ में आ रहा है बात? यस सर। जी सर। चलिए तो ठीक है, मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। बाकी मैंने जो भी होमवर्क दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं दोबारा क्लास लूं 3 तारीख या 3 तारीख को तो नहीं पॉसिबल है, 4 तारीख या 5 उसके बाद जब भी होगा मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सारे लोग, मैंने जो होमवर्क यहाँ पे दिया है अभी 2, वो चीज आप कर चुके होंगे। दोनों क्या क्या है बताइए, कोई एक बता सकता है कि कौन कौन सा होमवर्क दिया गया है आपको? कोई एक व्यक्ति बता दे। सर एक तो कंफर्म कर लीजिए, सर बताइए। केस के बारे में जानना है कि ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला। हाँ हाँ। और सर ये दूसरा क्या? ये वाला। दूसरा ये कौन सा? दूसरा ये कि जितने भी हमारे पहले पार्ट कौन से केस में कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, कौन से या- कंट्री से ली गई है, कौन से ठीक है। अब और देखिए यदि लूसेंट आपके पास हो, नहीं है तो कब क्या कहा गया? ल्यूसेंट यदि आपका जो जनरल बुक है ल्यूसेंट का, उसमें कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया उसके बारे में डिटेल एक दिया गया बड़ा शॉर्ट नोट में। टाइम के अभाव में मैंने यहाँ पे कट कॉपी नहीं किया, अदरवाइज मैं यहाँ पे उसको डाल देता उसको। बट एनीवे डोंट वरी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से लेना है, और भी गूगल पे आपको बहुत तमाम तरीके की चीजें मिल जाएगी। पहला जो होमवर्क था वो यह था कि आप जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इस पे जो डिबेट हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा कि पहले उन्होंने बोला नहीं है फिर बोला हाँ है, तो इसमें कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ गया? एक केस आपको बेरीबारी यूनियन का होगा, दूसरा केस जो है केशवानंद भारती होगा। ये सारी चीजें मैं हिंट दे दिया हूं, आप इसको पढ़ लीजिए जाकर के, और उसके बाद इस प्रियम्बल को याद कर दीजिएगा। और जैसे ही मैंने आपको जैसे बताया है कि कौन कौन सा जस्टिस है, लिबर्टी है, कितने तरीके का है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ऑप्शन में रहेगा कितने तरीके के जस्टिस है, 3 4 5 6। भाई इसमें जो ढंग से नहीं पढ़ेंगे वो नहीं बना सकते। इवन आपको पूरा प्रियम्बल आपने पढ़ा है उसके बाद भी आप छोड़ देंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और बाकी फिर से मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है? ठीक है ना? सर। चलो ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।